बच्चों, मेरा नाम अर्पण शुक्ला है और मैं आज मॉडर्न हिस्ट्री का जो यूरोपियों का आगमन है चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूँ और आप सभी लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझेंगे। तो आइए देखते हैं यूरोपियों का आगमन। तो यूरोपीय कंपनी का आगमन नहीं, यूरोपियों का आगमन। तो देखते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाल, फिर उसके बाद आए डच और फिर उसके बाद आए ब्रिटिश और फिर डेनिस और फिर उसके बाद आए फ्रांस। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं कि पुर्तगाल के जो लोग थे वो 1498 से 1961 तक भारत में रहे। अब उसके बाद देखते हैं जो डच, जिनको डच कहते हैं, वो हॉलैंड या फिर कह सकते हैं कि नीदरलैंड के निवासी, जो नीदरलैंड है वहाँ के निवासियों को डच कहा गया। फिर उसके बाद देखते हैं कि फिर नीदरलैंड का आ गया और उसके बाद देखते हैं कि जो हमारा ये व्यापार के लिए जो हमारा ये है यूरोप, और ये है हमारा इंडिया। देखते हैं कि जो व्यापार होता था यूरोप और इंडिया का वो स्थलीय मार्ग से होता था पहले, स्थलीय मार्ग। अब व्यापार में किस चीज का व्यापार होता था? तो वस्त्र का और उसके बाद मसाले। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं कि वस्त्र और मसाले का व्यापार होता था। तो जो ये है उसके बाद देखते हैं देखते हैं कि जो 1453 में, यानी कि 1453 में जो है अरबों ने जो स्थलीय मार्ग था उस पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक, अब मैप से समझ लेते हैं थोड़ा। जैसे ये हो गया हमारा यूरोप और ये देखते हैं इंडिया। ठीक, आप देखते हैं कि जो ये हमारा स्थलीय मार्ग था तो यहाँ पर एक बीच में स्थान पड़ता है कस्तुनतुनिया। तो देखते हैं कि जो ये कस्तुनतुनिया स्थान है ये तुर्की में ये एक स्थान है कस्तुनतुनिया, जो कि वर्तमान में इस्तांबुल भी कह सकते हैं, इस्तांबुल। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं जब यहाँ पर 1453 में अरबों ने स्थलीय मार्ग पर अपना अधिकार कर लिया तो उसके बाद ये मार्ग इन्होंने यहाँ से बंद कर दिया। ये मार्ग जो है बंद हो जाने के बाद जो यूरोप के थे, यानी कि जो जैसे यूरोप में दो देश थे, एक था हमारा पुर्तगाल और एक था हमारा स्पेन। ये दो देश उभर के आए सामने क्योंकि व्यापार बंद हो चुका था और इन लोगों को व्यापार भी करना था। तो इसके बाद आइए आगे देखते हैं। जब व्यापार बंद हो गया तो उसके बाद यहाँ पे ये हुआ कि पुर्तगाल और स्पेन, ये दो देश जो थे पुर्तगाल से हमारे 1498 में और यहाँ स्पेन से 1492 में, यहाँ से जो कोलंबस और यहाँ से जो है वास्को डिगामा, इन लोगों को अपॉइंटमेंट या कह सकते हैं इन लोगों ने समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकले ये लोग। तो सबसे पहले देख लेते कि स्पेन, सबसे पहले जो स्पेन के जो थे कोलंबस, ये 1492 में। इनका ऐसा मानना था कि जो पृथ्वी है हमारी गोल है, तो ये
यहाँ से वेस्ट की ओर, ये वेस्ट की ओर निकले और इनका मानना था कि पृथ्वी जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा जहाँ से हम शुरू करेंगे वहीं वापस घूम के आ जाएंगे। तो ये वेस्ट की ओर निकले और इनको बताया गया था कि जो भारत है वो ईस्ट में है, यानी कि पूर्व में। तो फिर इनको कहा कि जहाँ पे आपको मसाले मिल जाएंगे तो वहीं भारत होगा, ऐसा इनको बताया गया था। जिससे कि देखते हैं इनको वेस्ट की ओर यानी कि पश्चिम की ओर मसाले मिल गए, वेस्ट की ओर इनको मसाले मिल गए। तो इन्होंने कहा कि हमको भारत मिल गया, यानी कि भारत मिल गया, भारत मिल गया। लेकिन वेस्ट की ओर मिला, कहाँ पे मिला? वेस्ट की ओर, वेस्ट की ओर मिला। तो इन्होंने उसका नाम रख दिया वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, जिसको अमेरिका, अमेरिका भी कहा गया, अमेरिका, जिसकी खोज जो है वो कोलंबस ने की थी। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो अब इसके आगे देख लेते हैं इधर साइड में, इसको इन्होंने किस नाम से संबोधित और किया? इन्होंने कहा इसको न्यू वर्ल्ड, यानी कि न्यू वर्ल्ड, यानी कि नई दुनिया, नई दुनिया कहा इन्होंने इसको। अब उसके बाद यहाँ तक जो हो गया नई दुनिया के नाम से, इन्होंने कोलंबस जो थे इन्होंने अमेरिका की खोज कर दी। अब उसके बाद देखते हैं कि पुर्तगाली, जो हमारे पुर्तगाल के थे वास्को डी गामा, 1498 में, यानी कि जो पुर्तगाल, चौदह सौ 1498 में पुर्तगाल के सबसे पहले हम लोग जानते कि वास्को डी गामा थे, लेकिन ऐसा नहीं है। 1488 में जो व्यक्ति सबसे पहले आया उनका नाम था बार्थोलोम्यू और डियास, उनका नाम था बार्थोलोम्यू डियास। अब थोड़ा मैथ से भी समझ लेते हैं कि ये हमारा हो गया पुर्तगाल और ये हमारा हो गया इंडिया, ये हो गया हमारा पुर्तगाल और ये हो गया इंडिया, और ये जो हमारा बीच में ये था, ये हमारा था अफ्रीका, ये था अफ्रीका। तो यहाँ से जो पुर्तगाल से जो ये बार्थोलोम्यू डियास चले थे 1488 ईस्वी में, तो इन्होंने यहाँ पे अफ्रीका में एक स्थान पड़ता है केप ऑफ गुड होप, यानी कि केप ऑफ गुड होप, यानी कि केप ऑफ गुड होप स्थान पर इनको यहाँ तेज हवाएं चल रही थी। तो इन्होंने कहा कि एक आशा की किरण मिल गई, तो ये यहाँ से वापस पुर्तगाल लौट गए। फिर उसके बाद इन्होंने वहाँ पुर्तगाल में बताया जाके कि वहाँ पे तेज हवाएं भी चल रही हैं, इसके बाद हम समुद्री मार्ग की खोज करेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं कि यहाँ से 1498 ईस्वी में, यानी कि यहाँ से जो चले थे वो थे वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, ये वास्को डी गामा 1498 में यहाँ से चले थे। फिर उसके बाद इन्होंने जो है इनकी सहायता जो 1498 में भारत की समुद्री मार्ग को खोजने के लिए की थी, जो सहायता की थी वो अब्दुल व्यापारी, अब्दुल व्यापारी, जो कि कहाँ के थे? गुजरात के थे, इन्होंने की थी। फिर उसके बाद देखते हैं कि ये जो सबसे पहले पहुंचे थे, यानी कि कालीकट, कालीकट स्थान, यानी कि भारत। अब देख लेते कि कालीकट जो स्थान है वो किस तरफ पड़ता है। ये हमारा पश्चिमी तट पर पड़ता है, यानी कि पश्चिमी तट, इंग्लिश में कहें तो वेस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर जो पश्चिमी तट पर वास्को डी गामा का जो स्वागत किया था वो थे यहाँ के जो राजा थे जमोरिन, जमोरिन ने इनका स्वागत किया, ये यहाँ के राजा थे। अब इसको आगे समझते हैं। इतना आप लोगों ने देख लिया होगा और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अब उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे जब जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ से
जब स्वागत किया, फिर उसके बाद यहाँ से ये जमोरिन के बाद इन्होंने अब ये बात आती है कि पुर्तगाली भारत में आ क्यों रहे थे। तो ये लोग जो आ रहे थे ये वस्त्रों एवं मसालों के व्यापार के लिए आ रहे थे, यानी कि वस्त्रों और मसालों के व्यापार के लिए आ रहे थे। फिर उसके बाद देख लेते हैं कि जो इनको यहाँ से भारत से जो व्यापार में फायदा हुआ वो इनको 60% तक का फायदा हुआ। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि ये जो यहाँ से ले गए थे वस्त्र और मसाले वगैरह, उनको वहाँ पे पुर्तगाल में ले जाके जब वहाँ पे इन्होंने उनको बेचा तो उनको 60% तक का मुनाफा हुआ। फिर उसके बाद देख लेते हैं कि यानी कि अब पुर्तगाली एक एक करके भारत आने लगे। तो ऐसा कहा जाता है कि जो ये वास्को डी गामा थे ये भी 3 बार भारत में आए थे। यानी कि एक तो 1498 में आए थे, फिर उसके बाद 1502 में ये पुनः भारत आए, और फिर ये 1524 में पुनः भारत आए, और में इनकी क्या हो गई, मृत्यु, कोचीन में इनकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो गई 1524 में, अब देख लेते हैं कि यहाँ पे जब इनकी मृत्यु हो गई तो मान लो वहाँ पे और भी कई लोग आने लगे। 3 ईस्वी में पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक या फिर कह सकते केंद्र जो स्थापित किया, जो पहली कोठी जो स्थापित की वो कहाँ पर की थी, वो की थी कोचीन में, यानी कि कोचीन में। उसके बाद देख लेते कि जब पहली व्यापारिक कोठी पुर्तगालियों द्वारा जो स्थापित की गई थी वो 1503 ईस्वी में की गई थी। फिर उसके बाद देखते हैं उस कंपनी का नाम, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उस कंपनी का नाम क्या था। तो इंडिया, उस कंपनी का नाम था एस्टेट ऑफ द इंडिया, और ये एक थी सरकारी कंपनी, जो ये थी एक सरकारी कंपनी थी। जब कंपनी स्थापित हो गई बाद उस पर शासन भी तो शासन के लिए जो 1505 ईस्वी में जिसके गवर्नर बने, गवर्नर 5 ईस्वी में जिसके पहले गवर्नर वो थे फ्रांसिस अल्मेडा। उसके बाद देखते हैं कि जो माना गया वास्तविक संस्थापक। अब उसके बाद देख लेते हैं कि जो 1510 ईस्वी अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार कर लिया। अब उसके आगे देखते हैं अल्बुकर्क ने जो है गोवा पर अधिकार कर लिया, और गोवा पर इन्होंने अधिकार कर लिया, और इन्होंने कहा कि अगर हमें व्यापार को और बढ़ाना है तो वैवाहिक संबंध स्थापित करना होगा। वैवाहिक संबंध स्थापित करना होगा, जिससे कि भारत की स्त्रियों के साथ वैवाहिक संबंध जब स्थापित करेंगे तो उससे वहाँ के काफ़ी, मान लो कि वहाँ व्यापार करने में उनको आसानी होगी। फिर उसके बाद इन्होंने और बताया कि हारमुज और मलक्का
ये जल संधि है। जल संधि पर इन्होंने क्या किया, अपना अधिकार कर लिया। हारमुज और मलक्का जल संधि पर इन्होंने अधिकार कर लिया। हारमुज और जो मलक्का जल संधि है, इसे हम समुद्र का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, यानी कि जो समुद्र का प्रवेश द्वार है। तो देखते हैं कि समुद्र का जो प्रवेश द्वार है, जब अगर हमें व्यापार करना है तो सबसे पहले हमको समुद्र यानी कि समुद्री सीमा पर नियंत्रण स्थापित करना होगा, और जब नियंत्रण स्थापित कर लेंगे तो व्यापार करने में आसानी होगी। फिर उसके बाद देखते हैं कि समुद्र के प्रवेश द्वार पर ये जब अपना स्थापित कर लेंगे तो व्यापार करने में और आसानी होगी। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, फिर उसके बाद आते हैं 1530 ईस्वी। तो यहाँ पे आते हैं नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा साहब आते हैं, ये गवर्नर थे नीनो डी कुन्हा। तो इन्होंने जो आते ही सबसे पहले काम किया कि जो कोचीन से गोवा राजधानी स्थानांतरित किए। नीनो डी कुन्हा जो 1530 में थे, कोचीन से गोवा राजधानी जो इन्होंने स्थानांतरित की। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो पुर्तगाली जो थे, उन्होंने जब राजधानी स्थानांतरित कर दी तो अब देखते हैं कि पुर्तगाली जो हमें पुर्तगालियों की देन, यानी पुर्तगाली जो लोग थे वो हम क्या दे के गए, तो इन्होंने हमको अफीम और तंबाकू और आलू की जो खेती थी, खेती यानी कि सिखा गए। पुर्तगालियों की जो देन थी वो हमको अफीम, तंबाकू और आलू की खेती को सिखा गए। अब उसके बाद आगे देखते हैं, पंद्रह सौ 56 में गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। 1556 ईस्वी में गोवा में पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। फिर उसके बाद इन्होंने पहली प्रिंटिंग प्रेस की जब स्थापना कर दी गोवा में, फिर उसके बाद देखते हैं कि अब बात आती है कि इन्होंने अपना पूरी तरीके से भारत पे व्यापार करने के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने व्यापार करने के लिए अपना पूरा मतलब जो भी था इनका बंदोबस्त उसको लागू कर लिया। अब बारी आती है कि हमारा जो देश था वो 1947 में ही आज़ाद हो गया था, लेकिन जो गोवा और दमन द्वीप का जो क्षेत्र था, दमन द्वीप का जो क्षेत्र था, इस पर अभी भी जो था किसका, यानी कि पुर्तगालियों का अधिकार था। पुर्तगाली का अधिकार या शासन कह सकते हैं, पुर्तगालियों का अधिकार था। अब बात आती है आगे देखते हैं कि जब अभी भी इस पे उनका अधिकार था यानी कि उनका शासन था, तो जब 1961 सन 1961 आया तो गोवा और दमन द्वीप से गोवा और दमन द्वीप से पुर्तगालियों को बाहर करने के लिए, यानी कि बाहर करने के लिए उनको 1961 में बाहर कर दिया। और गोवा जो है हमारा 25वां यानी कि 25वां राज्य, गोवा को जो हमारा एक अभी 25वां नहीं अभी बना है, इसके आगे अभी गोवा जो हमारा है वो एक गोवा को राज्य बना दिया और दमन द्वीप को यूटी बना दिया, यानी कि दमन द्वीप को यूटी बना दिया। अब उसके बाद आगे देखते हैं कि 1987 यानी कि 1987 जब आया, 1987
87। तो इसमें क्या होता है कि जो गोवा था हमारा, इसको 25वें राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। और किस संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि जो हमारा था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि जो 56वां 56 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि 56वें संविधान संशोधन के द्वारा जो गोवा था उसको 25वां राज्य बना दिया गया। और जो पुर्तगाली थे उनको 1961 में जब बाहर निकाल दिया उनको, तो किस ऑपरेशन के तहत एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। और इस प्रकार पुर्तगाली जो थे उनका दमन हो गया, यानी कि भारत से पुर्तगालियों का दमन हो गया। तो जो डच थे, डच, अब देखते डच जो थे इनको नीदरलैंड या फिर कह सकते हैं हॉलैंड के निवासी थे, इनको डच कहा गया। और अब इसके बाद देखते हैं जो डच थे, इनका जो सबसे पहले जो व्यक्ति आए थे वो थे 1595 में। डच जो थे वो पुर्तगालियों से 100 साल बाद आए, यानी कि वो 1498 में आए थे और ये 1595 में आए थे, लगभग 100 साल। आप देखते हैं कि 1595 में जो आए सबसे पहले जो व्यक्ति थे वो थे कार्नोलियस हाउटमैन। आप देखते हैं जो डच थे इनका कोई फोकस भारत में व्यापार करने का नहीं था, क्योंकि अगर भारत में व्यापार करने का इनका उद्देश्य होता तो ये अपने काम को तीव्र गति से करते, जिस प्रकार पुर्तगालियों ने किया। लेकिन इसके बाद देखते हैं कि 1555 में जब कार्नोलियस हाउटमैन जी आए, उसके बाद देखते हैं कि इनका जो फोकस था, यानी कि जो फोकस था वो था इंडोनेशिया पे, यानी कि इंडोनेशिया। और जो इनका हेडक्वार्टर था, यानी कि हेडक्वार्टर जो था वो बॉटविया इंडोनेशिया में ही था। बॉटविया इंडोनेशिया में था। और इन्होंने 1602 ईस्वी में अपनी कंपनी लाई। लगभग जब ये आए थे 1595 में, और उसके बाद 1602 यानी कि लगभग 7 साल बाद, तो ये अपनी कंपनी लाए, जो कि कंपनी थी वो सरकारी थी। डच कंपनी जो थी वो सरकारी थी। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि जो ये कंपनी लाए थे 1602 में, डच कंपनी, उसके बाद देखते हैं कि फिर इन्होंने 1605 में पहली व्यापारिक कोठी या फिर केंद्र कह सकते हैं, वो मसूलीपट्टनम, ये स्थान पड़ता है आंध्र प्रदेश में। इन्होंने सबसे पहले मसूलीपट्टनम व्यापारिक, जो पहली व्यापारिक कोठी थी यानी केंद्र था जो, वो मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में इन्होंने स्थापित किया। और पिछले हमने क्या पढ़ाया था कि पुर्तगालियों ने जो स्थापित की थी सबसे पहली कोठी 1503 ईस्वी में कोचीन में स्थापित की थी, और उनकी कंपनी का नाम क्या था, एस्टेडो द इंडिया। आज देखते कि मसूलीपट्टनम में इन्होंने स्थापित की 1605 में। अब उसके बाद देखते हैं कि जब इन्होंने अपनी कोठी मतलब स्थापित कर दी 1605 में, अब उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उनका आगमन हो गया था 1600 में। तो जो डच थे और ब्रिटिश थे, इनके बीच एक युद्ध होता है जिसको कहते हैं वेदरा का युद्ध। अब ये किस जगह पे होता है, यानी कि हुगली नदी के तट पर जो वेदरा का युद्ध होता है, ये होता है हमारा हुगली नदी के तट पर, जिसमें क्या होता है कि जो हमारे डच होते हैं इनकी हार होती है और जो ब्रिटिश थे ये जीत जाते हैं। तो यहीं से जो है डच लोगों का दमन होता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग इसको एक बार नहीं 2-3 बार इसका जब रिवीजन करेंगे, जब इसका 2-3 बार आप लोग रिवीजन करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। और हम जिस चीज़ को इसी चीज़ से
हम लोगों को एक मोटिवेशन हमारे अंदर आना चाहिए कि जिस चीज़ को हम बार बार रिवीजन करेंगे वो उतनी ही कंठस्थ होगी, और जितना ही हम उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे वो हमारे लिए अच्छी तरीके से काम देगी। पेपरों में हमको फिर ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्वेश्चन किस जगह से आया। हम इस तरीके से इसका रिवीजन करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन हमारा इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और गुड नाइट, शुभ रात्रि।